हाँ जी एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू निम्बस करियर टीचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो दिस वीडियो इज द थर्ड पार्ट जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी DSSB की क्वेश्चन पेपर जो अभी आपका रिसेंटली 2026 में कंप्लीट हुआ है। तो दिस पेपर इज बेस्ड अपॉन द रिसेंट एंड लेटेस्ट सिलेबस। तो ये पेपर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हमने अपनी चैनल पे पार्ट 2 एंड पार्ट 1 जिसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर, ये जो आपका यही वाला पेपर है, ये कवर अप किया है, एज वेल एज इसका सिलेबस डेप्थ में देख रखा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखी है, मेक श्योर टू चेक इट आउट। उसी के बाद यहाँ पे आना सेंस बनती है, तो बनता है, तो उस वीडियो को जरूर देखे जाके। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं, हम इस पेपर को पार्ट्स में क्यों कर रहे हैं। बिकॉज आप जब आपका जो पेपर रहेगा दैट विल बी सीबीटी मोड आपका पेपर रहेगा। अब हर एक सेट में आपके पास 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 20-20 क्वेश्चन आएंगे। जब तक आप एक सेट को सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप अगले सेट पे मूव नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये पेपर भी सेट्स में डिस्कस करें ताकि जो आपका टॉपिक रहे वो रेलेवेंट रहे और आपके हिसाब से भी प्रॉपर रहे। चलिए ठीक है, आज हमारा थर्ड टॉपिक है, दैट मीन्स आपके पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर बात की जा रही है, बट दिस इज द थर्ड पार्ट। तो आपके लिए शुरू से रहेगा, देखेंगे अगर आप तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच पे कम से कम आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बट बिकॉज एडीएच इज इन्वॉल्व इन एंड रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, यानी कि आपके पास RAA मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दैट एडीएच हार्मोन प्राइमरीली एक्ट्स ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन टू इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इसके लिए आपको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म टिप्स पे होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हाईली यील्ड टॉपिक है आपका, दैट इज RAA मैकेनिज्म। आपको RAA मैकेनिज्म में आपको अच्छे से याद हो अगर, तो क्या होता है सबसे पहले देर इज डिक्रीज इन जीएफआर हमारे पास डिक्रीज कर जाता है। तो देयरफॉर हमारे पास जो किडनी के JGA सेल्स है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, वो हमारे पास क्या रिलीज करते हैं, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1 which further converts into angiotensin 2. The angiotensin 2 acts on the posterior pituitary. मैं सिर्फ यहाँ पे वन ऑफ द फंक्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी, वैसे तो इसके बहुत से फंक्शन है, एंजियोटेंसिन 2 के बहुत से फंक्शन है, बट बेसिकली मैं आपसे यहाँ से रेलेवेंट बात कर रहा हूँ कि आपके पास एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करेगा किस पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, एंड इट विल कॉज द रिलीज ऑफ वैसोप्रेसिन। नाउ दिस वैसोप्रेसिन इज अल्टीमेटली कॉल्ड द ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसके क्या रीजन है, दो रीजन है। एंटी डायरेसिस, बिकॉज डायरेटिक का मतलब होता है डायरेसिस को स्टॉप करता है। व्हाट इज डायरेसिस, दैट इज रिलीज ऑफ मिक्सचुरेशन, यानी कि बेसिकली आपके पेशाब को रोकने के लिए जो आपके पास मेडिसिन होते हैं दे आर एंटी डायरेटिक। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या बोल रहा है आपके पास कि आपके पास ADH का प्राइमरीली फंक्शन क्या होगा। अब उसका प्राइमरीली फंक्शन है GFR को इंक्रीज करना। GFR इंक्रीज कैसे होगा, जब आपका बेसिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए देखो वो क्या करेगा, वो किस पे एक्ट करेगा। अब देखो आपको रीअब्जॉर्प्शन करनी है किसकी, सोडियम और इसकी। तो ये कहाँ पे होती है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी तभी तो आपके आगे आगे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये किस पे एक्ट करेगा, DCT पे और कलेक्टिंग डक्ट पे। हाँ जी, क्या ये सही ऑप्शन बोल रहा है, नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है आपके पास, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। नाउ दिस लूप ऑफ हेनले इज अ यू शेप स्ट्रक्चर जो कि आपके पास किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन सर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। जो हमारा डिसेंडिंग पार्ट होता है, अगर आप यहाँ पे देख पाए डायग्राम, दिस इज द NCERT डायग्राम, +1 से ज्यादा ऊपर नहीं गया मैं, लेवल मैंने ज्यादा ऊपर नहीं उठाया, दिस इज +1 की आपकी NCERT की डायग्राम है। अगर आप डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले देखेंगे, ये जो डिसेंडिंग पार्ट है दिस इज परमिएबल टू वाटर, वेयर एज द असेंडिंग पार्ट इज परमिएबल टू सॉल्ट्स एंड इम्परमिएबल टू वाटर। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले तो बेसिकली काम क्या है, इसका काम है सर बेसिकली पानी निकालना। ठीक है, पानी निकालना इसका काम है, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन करना, क्योंकि जितना आपका यूरिन से पानी बाहर आता जाएगा उतना आपका यूरिन मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। पीसीटी तो सर हमारे पास मेन साइट ऑफ ये, यहाँ पे तो हमारे पास सब कुछ सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है। अगर आप याद करेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन जो आपके पास होती है इट अकर्स इन द PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये तो तीन ऑप्शन ऑब्वियसली यहाँ पे कट हो गए। आंसर रहेगा दैट इज A ऑप्शन, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल।
दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब हमारे पास यहाँ पे आंसर रहेगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा सोडियम एज वेल एज वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, विच विल कॉज द अल्टीमेटली टू राइज द GFR। चलिए ठीक है, हाँ जी कोई डाउट? ये देखिए यहाँ पे हमारे पास RAA मैकेनिज्म है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रहता है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। ठीक है, सेम चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दैट एंजियोटेंसिन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अब हमने तो बोल दिया कि सर एंजियोटेंसिन को रेनिन ने एक्टिवेट कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया, बट एंजियोटेंसिन आया कहां से? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। अब इसीलिए बोलता हूं बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, बिकॉज क्वेश्चन से ही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओव्यूलेशनरी इंड्यूसर इन फीमेल इनफर्टिलिटी ड्यू टू एनओव्यूलेशन? एनओव्यूलेशन मतलब, एनओव्यूलेशन क्या होगा? ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ एग सेल, तो एनओव्यूलेशन मतलब बेसिकली आपका यहाँ पे एग सेल रिलीज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम कौन सी दवाई इस्तेमाल करेंगे? चलिए जल्दी से बताएं, बहुत ही आसान सवाल है, देखेंगे यहाँ पे। बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे भी, HCG की अगर बात की जाए, ये तो सर आपके पास एम्ब्रियो रिलीज करता है, एम्ब्रियो रिलीज करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये बाद में जाके आपके पास प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिसके वजह से हमारे पास प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, तो HCG यहाँ पे बाहर कर दो। सर मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन तो सर नाम सुना सुना लग रहा है, सूना सूना लग रहा है। मेटफॉर्मिन कहां पे इस्तेमाल होता है? मेटफॉर्मिन इज यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली आपके पास ये ब्लड शुगर को डिक्रीज करवा देता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, लेट्रोजोल एंड क्लोराम्फिकोल, क्लोराम्फिन सिट्रेट। जल्दी बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज क्लोराम्फिन सिट्रेट। ये बहुत ही प्यारी ड्रग है, देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। कैसे? अब हमारे पास देखो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन होती क्यों है। ओव्यूलेशन होती है आपके पास LH सर्ज से पहले, अगर आप याद रखेंगे हमारे पास, अगर आपने डायग्राम देखी होगी इसकी, तो LH सर्ज से जस्ट पहले हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। LH सर्ज से जस्ट पहले हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, दैट मीन्स एस्ट्रोजन इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एग सेल। हाँ जी, अब एस्ट्रोजन अगर बात की जाए एक स्टीरॉयडल हार्मोन है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नाउ नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है? नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि एक हार्मोन अपनी इनिबिशन, अपनी कंसंट्रेशन के साथ ही ये करता है। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी को कैसे पता चलता है कि सर ग्रोथ हार्मोन अब सिक्रीट करना बंद करना है, कौन सा हार्मोन अब सिक्रीट करना बंद करना है? वो अपनी इसकी प्रोडक्शन को खुद ही बंद करवा देता है। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक। दैट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी के कुछ एक रिसेप्टर्स होंगे, वो सेंस करेंगे कि हमारी बॉडी में ये वाला हार्मोन इंक्रीज कर गया, देयरफॉर इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया जाए। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक। तो सेम चीज हमारे पास एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है। बट क्या होगा अगर मैं ब्रेन के रिसेप्टर सेल्स में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा दूं? दैट मीन्स मेरी बॉडी बोलेगी कि यार एस्ट्रोजन का जो नेगेटिव फीडबैक है वो तो बंद हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारी बॉडी ज्यादा मात्रा में क्या करेगी? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगी, विच विल अल्टीमेटली कॉज द प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ठीक है, तो आंसर रहेगा दैट इज क्लोमिफेन सिट्रेट। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, बहुत आसान सवाल है, +2 लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछ रहा है? आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द डैश। बहुत ही बेसिक सवाल, लड्डू सवाल आपसे पूछा गया। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि जैसे ही आपके पास सिनर्जिड एंटर करते हैं और पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, 2 मेल गैमीट्स रिलीज करते हैं, सॉरी नॉट पोलन ग्रेन्स, 2 मेल गैमीट्स जैसे ही रिलीज करते हैं, वो कहाँ पे रिलीज होते हैं? बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने ये डायग्राम अगर आपको अच्छे से याद है, अगेन +2 लेवल के एनसीईआरटी डायग्राम है,
+2 लेवल के एनसीईआरटी डायग्राम्स है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछी जा रही है आपसे। और आप एक चीज याद रखिए, ये आपको DSSS में पूछा जा रहा क्वेश्चन है और स्टिल +2 लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दैट मीन्स हमारे पास एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, डू रीड इट आउट। ठीक है, चलिए क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि बेसिकली वो रिलीज तो होंगे पर किसके साइटोप्लाज्म में रिलीज होंगे। अब देखेंगे एग सेल, यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको अच्छे से याद है, हमारे पास जो पॉलन ट्यूब आई यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास माइक्रोपाइलर एंड पे आपके पास रिलीज करेगी वो जर्म सेल्स। अब एग सेल तो आपका यहाँ बैठा हुआ, तो इसको कर दो बाहर। सिनर्जिड सेल्स, हाँ जी सर यहाँ पे। सेंट्रल सेल ऊपर बैठा हुआ है, एंटीपोडल सेल्स तो दूसरे एंड पे पड़े हुए हैं भाई, सवाल ही नहीं। आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, सिनर्जिड सेल्स। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास माइक्रोपाइलर एंड से आपके पास पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है और यहाँ पे रिलीज हो रही है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। हाँ जी, आसान सवाल था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो मतलब मैं एक 10th क्लास वाले बच्चे को भी पूछूंगा ये क्वेश्चन, वो भी मेरे को इसका आंसर बता देगा। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। 10th क्लास वाला बच्चा भी होगा, वो भी मेरे को बता देगा इसका आंसर। बहुत आसान आंसर है, दैट इज ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। क्या क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, आपकी आवाज मोटी हो जाती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस। इसके बाद आपके पास मस्कुलर डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस। दीज ऑल आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आपके पास फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके पास डेवलप करते हैं। ऑक्सीटोसिन बेसिकली आपके पास कॉन्ट्रैक्शन इसमें हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन किसकी? ड्यूरिंग पार्चुरेशन ऑफ चाइल्ड, एज वेल एज हमारे पास इन द मिल्क इजेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज द लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लव हार्मोन। चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पोजेस आयन रिंग्स? आयन रिंग्स किसके पास होती हैं भाई? इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सभी का। तो इसका आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन, कैरोटीन्स। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको स्ट्रक्चर, तो ये जो आपके पास दीज आर द कैरोटिनॉइड्स, ये आपके पास कैरोटिनॉइड्स हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स की बात करूं, दीज आर कॉल्ड एज आयोनेट रिंग्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज, ये आपके पास आयोनेट रिंग्स है। क्लियर? आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, कैरोटीन्स। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। यहाँ पे अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आपसे बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछ रखी है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है। तो हर एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़े। आपकी हेल्प के लिए मैंने साथ में एक डायग्राम भी लगा रखी है स्टमक की, पार्ट्स ऑफ स्टमक, तो इजी रहेगा आपके लिए। हाँ जी, पहला ऑप्शन है आपके पास पाइलोरिक ग्लैंड कंटेन्स पैराइटल सेल्स। कंटेन्स क्या? पाइलोरिक ग्लैंड आपके पास पैराइटल सेल्स कंटेन करता है, एंड चीफ सेल्स एंड सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। लेटस से मैं एक चीज मानूंगा कि मेरे को ये चीज नहीं आती, मेरे को नहीं पता है। पाइलोरिक ग्लैंड कहाँ पे होता है आपके पास? पाइलोरिक रीजन कौन सा है? ये सर पाइलोरिक रीजन। यहाँ पे अगर मैं आपके पास HCl और पेप्सिनोजन सिक्रीट करूंगा तो कोई मतलब है इस बात का? कोई मतलब है इस बात की? कोई सेंस है इस बात की? यहाँ पे पाइलोरस रीजन में जहां पे आपके पास एंड होने को आ गया स्टमक का, वहां पे आप HCl सिक्रीट करके क्या करोगे? वहां पे आप पेप्सिन सिक्रीट करके क्या करोगे? बेसिकली डाइजेशन तो इस पोर्शन में होनी है ना, डाइजेशन इस पोर्शन में हो रही है, तो यहां पे सिक्रीट करके क्या करोगे? तो इसको साइड करते। कार्डियक ग्लैंड, ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड लोकेटेड इन द कार्डिया ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस। हाँ जी सर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे आपके पास म्यूकस प्रेजेंट होता है एंड इट रिलीजेस द म्यूकस। चलिए बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। अनब्रांच ग्लैंड लाइंड बाय स्मॉल कॉलमनर एपिथेलियम। नहीं सर,
कार्डियक ग्लैंड हमारे पास ब्रांच होता है, इट इज नॉट अनब्रांच्ड, इट इज ब्रांच्ड। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। डी ऑप्शन, फंडिक ग्लैंड कंटेन्स म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स ओनली लोकेटेड इन द पाइलोरिक रीजन। देखो ये स्टेटमेंट ही गलत होगी यहाँ पे। फंडिक ग्लैंड आपका पाइलोरिक रीजन में कब से आने लग गया? फंडिक ग्लैंड तो फंडस रीजन में होगा ना, ऊपर यहाँ पे फंडस रीजन में होगा यहाँ पे आपके पास, और ये जगह है फंडस। यहाँ पे दीज कंटेन द एक्चुअल पेप्टिक सेल्स जो कि आपके पास पेप्सिनोजन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। दैट इज आंसर रहेगा इसका, दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज द कार्डियक ग्लैंड। चलिए अगला ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज ओनली फाउंड इन इन्फेंट्स। ये तो आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। इनमें से कौन सा एंजाइम सिर्फ बच्चों में पाया जाता है? अब बच्चे तो सर एक ही चीज पीते हैं, दैट इज दूध, है ना। मैं बोलने वाला था एक ही दूध पीते हैं, पर एक ही चीज पीते हैं, दैट इज दूध। हाँ जी, दैट मीन्स उनको सारी की सारी न्यूट्रिशन किससे डिराइव करनी है? सर दैट इज फ्रॉम द मिल्क। मिल्क में हमारे पास कौन सी प्रोटीन होती है? दैट इज सर कैसीन। कैसीन प्रोटीन हमारे पास मिल्क में होती है। बट क्या बच्चों में, कभी तुम्हारे दिमाग में एक चीज सवाल आया कि बच्चों में आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जो बड़ों में नहीं है, और बड़ों में ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों में नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली बात की जाए, ट्रिप्सिन की बात की जाए, तो ट्रिप्सिन तो हमारे पास भी होता है सर। गैस्ट्रिक लाइपेज बिल्कुल होता है सर, अडल्ट्स के पास भी होता है। रेनिन, रेनिन अडल्ट्स के पास नहीं होता है। और पेप्सिन भी हमारे पास होता है। अगर डायरेक्ट भाषा में इसका आंसर निकाला जाए, दैट इज रेनिन। रेनिन का क्या फंक्शन होता है? ये बेसिकली आपके पास मिल्क प्रोटीन कैसीन इसको कोआगुलेट करता है, यानी कि बेसिकली डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका, दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज रेनिन। अब ये सिर्फ बच्चों में पाई जाती है, इसीलिए अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे बेटा, जो आपकी लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ह्यूमंस वर नेवर मेंट टू, बेसिकली आपकी बात की जाए अडल्ट ह्यूमंस मिल्क डाइजेस्ट कर ही नहीं पाने चाहिए थे। बोलते हैं ना हम, बेसिकली इनको एक स्टीरियोटाइप मानते हैं कि यार तू डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो मतलब बेसिकली तू इंडियन नहीं है। बेसिकली स्टीरियोटाइप नहीं है, दिस इज एक्चुअली ह्यूमंस, हाउ ह्यूमंस शुड हैव इवॉल्व्ड। दिस इज बेसिकली हाउ ह्यूमंस शुड हैव इवॉल्व्ड। बेसिकली दूध की जरूरत सिर्फ उनको बचपन में पड़ेगी, बचपन में इन्फेंट स्टेज में पड़ेगी, जब वो बेसिकली मदर्स मिल्क को पी रहे होंगे। उसके बाद ह्यूमंस वर नॉट मेंट टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द मिल्क। तो बेसिकली जो लैक्टोज इनटॉलरेंट है आपके, बेसिकली उनकी म्यूटेशन अच्छे से हुई है, उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हुई है। हम जो लैक्टोज टॉलरेंट हैं, जो दूध डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, हमारी म्यूटेशन हुई है बेसिकली। आप समझ रहे हो, इट इज अ लकी म्यूटेशन। बेसिकली ह्यूमंस वर नॉट मेंट टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम मिल्क। ठीक है, हम ह्यूमंस वर नॉट मेंट टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम मिल्क, इट इज बेसिकली अ म्यूटेशन। वी आर लैक्टोज बेसिकली लैक्टोज इनटॉलरेंट आपके पास डिफॉर्मिटी नहीं है, लैक्टोज टॉलरेंट आपके पास डिफॉर्मिटी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, which terms refers to the physiological process responding for the continued secretion of milk following childbirth। बेसिकली आपसे पूछ रहा है चाइल्ड बर्थ के बाद जो आपके पास मिल्क प्रोडक्शन होती है कंटिन्यूअस, उसको क्या बोला जाता है? 90% ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पे टिक करके आ जाएंगे लैक्टेशन। 90 या 99% मान के चल लो, यहां पे टिक करके आ जाएंगे लैक्टेशन। सर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। ठीक है, तो बट हो जाएगा वो गलत, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एज गैलेक्टोपोइसिस। अब आप बोलेंगे कि सर ये टर्म कहां से आई? ये बहुत प्यारी टर्म है, हमेशा बोलता हूं बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी में घुसोगे सारे आंसर अपने आप सामने दिख जाएंगे। गैलेक्टो मींस कहां से आ रही है ये चीज? गैलेक्टोज शुगर, गैलेक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो these are basically sugar which is found in lactose. Now lactose is the sugar of milk. ओए सर क्या प्यारा कॉन्सेप्ट, क्या प्यारा है कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखेंगे लैक्टोज से आपके पास ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, वहां से आपका नाम आ रहा है गैलेक्टोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, पोइसिस मींस प्रोडक्शन, तो गैलेक्टोपोइसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ दिस गैलेक्टोज प्रोटीन
sorry, sugar in the milk is called as galactopoiesis. Inoculation basically आपके पास क्या होता है? Inoculation basically आपके पास जब एक जो organs होते हैं they return back to their original size. फॉर एग्जाम्पल बात करें मेरे पास यूट्रस की, तो यूट्रस आफ्टर गिविंग बर्थ आपके पास ओरिजिनल साइज पे आ जाता है. दिस इज कॉल्ड एज इनोव्यूलेशन. ठीक है. कोलेस्ट्रम फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रम बेसिकली आपके पास पहला मिल्क होता है. मदर्स फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम. ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज गैलेक्टोपोइसिस. ठीक है, चलिए भी अगला सवाल. Which of the following person was given the 2010 Nobel Prize for Physiology in Medicine for IVF? IVF के लिए पहला नोबेल अवार्ड किसको मिला था? लुइस ब्राउन, रॉबर्ट एडवर्ड्स, डेविड जूलियस, चार्ल्स मैक्राइस. इनको तो रिसेंटली मिला है अभी. दो ऑप्शन बच गए आपके पास. आंसर रहेगा इसका बेटा दैट इज रॉबर्ट एडवर्ड्स. 2010 में इसको नोबेल अवार्ड मिला था फॉर आईवीएफ. देयरफॉर ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ आईवीएफ, फादर ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, रॉबर्ट एडवर्ड्स. लुइस ब्राउन वाज द एक्चुअल फर्स्ट फीमेल पर्सन जो कि आपके पास इन आईवीएफ से पैदा हुई थी. दैट वाज, शी वाज द फर्स्ट पर्सन. बेसिकली आपके पास फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है आपके पास. ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है आपके पास? दैट इज लुइस ब्राउन. चलिए अगला क्वेश्चन. द डैमेज टू द लंग्स ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टू 100% ऑक्सीजन इज मेडिएटेड बाय. ओह, एक बहुत प्यारी टर्मिनोलॉजी है. दैट इज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल. चाहे आप पानी ज्यादा मात्रा में पी लेंगे, चाहे आप खाना ज्यादा खा लेंगे, चाहे आप ऑक्सीजन ज्यादा ले लेंगे, चाहे आप कुछ भी करेंगे, एक्सेस में करेंगे तो हमेशा आपके लिए हार्मफुल रहेगी. मेरी फार्माकोलॉजी की लैब थी, हमारे सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ते हम, और वहां पे फार्माकोलॉजी लैब में एक बहुत प्यारा क्योट लिखा होता. क्योट क्या था? दैट वाज एक्सेस ऑफ मेडिसिन इज पॉइजन एंड पॉइजन इन स्मॉल अमाउंट इज मेडिसिन. सोच रहे हो क्या प्यारी लाइन है? दैट इज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से चाहे इसको रिवर्स कर दूंगा. दैट पॉइजन इन स्मॉल अमाउंट इज मेडिसिन एंड मेडिसिन इन एक्सेस अमाउंट इज पॉइजन. बेसिकली अगर आप एक पॉइजन को छोटी इसमें यूज क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे, इट विल वर्क एज अ मेडिसिन. वेयर जब आप एक मेडिसिन को एक्सेस में अमाउंट का यूज करेंगे, दैट विल बी एक्ट एज अ पॉइजन. ठीक है, चाहे पैरासीटामोल की पूरी डब्बी खा के देख लेना, अगले दिन ही हॉस्पिटल पहुंचे. ठीक है, चलिए बैक टू क्वेश्चन. The damage to the lungs to the exposure by 100% oxygen is intermediated by dash. बहुत ही आसान सवाल है. ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी तो क्या होगी? हिस्टामिन रिलीज हो जाएगी. नहीं सर, हिस्टामिन तो आपके पास अभी डिस्कस किया था हमने, ड्यूरिंग एलर्जी रिलीज होती. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इसका भी नहीं है. आंसर रहेगा दैट इज सी ऑप्शन, फ्री रेडिकल. दैट इज वाई हमारे पास ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ड्यू टू फ्री रेडिकल्स. ठीक है, ड्यू टू फ्री रेडिकल्स ही हमारे पास ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है. एंड दिस फ्री रेडिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए डैमेज. बेसिकली आपके पास एजिंग होती है जो, दैट इज ड्यू टू फ्री रेडिकल्स. इसलिए बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट खाइए, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? इन फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे. नाइट्रिक ऑक्साइड का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली एक्ट्स एज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ न्यूरॉन, चलिए जल्दी से पढ़ेंगे, इज has a single process that divides into two branches, one acting as axon. बेसिकली ये बात कर रहा है. अच्छा, तो मैं आंसर ही बता दूंगा सीधा. हाँ जी, जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन. ये बेसिकली बोल रहा है आपके पास एक एक्सॉन है और एक ही एंड है. बेसिकली दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज यूनिपोलर, बिकॉज ये एक ही डायरेक्शन में आपके पास सिग्नल भेज पाएगा. इट बेसिकली आपके पास ये या तो सिग्नल रिसीव कर पाएगा या तो ये सिग्नल भेज पाएगा. तो आंसर रहेगा इसका दैट इज यूनिपोलर. लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द एम्ब्रियो. कहां पाया जाता है? एम्ब्रियो, बिकॉज उसको सिग्नल रिसीव नहीं करना, उसको सिग्नल सिर्फ भेजना है. बाइपोलर न्यूरॉन कहां पाया जाता है सर? आइज में पाया जाता है.
मल्टीपोलर हमारे पास नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, ये आपके पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। जैसा मैंने बताया, यूनिपोलर में आपके पास सिर्फ एक सेल बॉडी होगी और एक ही हमारे पास ये साइड रहेगी, तो ये एक सिग्नल सिर्फ एक डायरेक्शन में भेज पाएंगे ना, इसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, ये सिर्फ सिग्नल भेज पाएंगे, तो सेंसरी का तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये बाइपोलर है, एक सेंसरी और एक भेजने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट गुआनोटेलिज्म? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इजी कर देता हूं तुम्हारे लिए आज चीज, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। यहां पे देखिए, हमारे पास 4 टाइप के ऑर्गेनिज्म, मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, और एक और बच गया, कौन सा बच गया? चलिए छोड़िए, अब इसको बाद में आता है, इसी से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। जो जितना ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होता है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है सर अमोनिया। ठीक है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया, सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है हमारे पास यूरिया, यूरिक एसिड बीच बीच में, इन बिटवीन। अब जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उसको एलिमिनेट करने के लिए उतना ज्यादा पानी लगेगा। जी बिल्कुल सही बोल रहा हूं, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उसको एलिमिनेट करने के लिए उतना कम पानी लगेगा, ज्यादा पानी लगेगा, सॉरी। दैट मीन्स अमोनोटेलिक सिर्फ कौन अफोर्ड कर पाएंगे? जो कि पानी में रहेंगे, जो कि पानी में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फिशेस, कुछ एम्फीबियंस, टैडपोल्स। यूरिक एसिड, गलत लिख दिया हमने यहाँ पे नंबर से, ठीक है। यूरिक एसिड यानी कि इनको सबसे कम पानी की जरूरत है। बेसिकली आपके पास ऑल द रेप्टाइल्स जो कि आपके थोड़े हार्श कंडीशंस में रहते हैं, रेप्टाइल्स हो गए। उसके बाद बर्ड्स, मैमल्स की बात की जाए तो वी आर यूरियोटेलिक। हम क्या सिक्रेट करते हैं बाहर? हम सर एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। हमें पानी तो चाहिए, बट एक फिशेस से तो कम चाहिए, बट बर्ड्स से ज्यादा चाहिए। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। गुआनो, इसकी बात की जा रही है आपके पास, ये बेसिकली इट फॉल्स अंडर द कंडीशन यूरिक एसिड के ही बाद आता है। यूरिक एसिड से थोड़ा कम हार्मफुल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको सबसे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके पास सर्वाइव कर पाएगा इन द एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशंस? उसको आंसर आपको मिल गया तो आपको अपना आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा। आंसर रहेगा इसका दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज स्कॉर्पियन। डेजर्ट में मिलते हैं, हाईली ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। एस्टेरिश, स्टारफिश, क्रोकोडाइल, यूनियो। यूनियो बेसिकली है मसल, मसल है, कहां पे रहेगी? पानी में रहेगी, तो कैसे होंगे ये? अमोनोटेलिक। क्रोकोडाइल इज यूरिकोटेलिक, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज स्कॉर्पियंस। चलिए भाई अगला ऑप्शन, किडनी ट्रांसप्लांट कब होगा? कब करवाएंगे जी किडनी ट्रांसप्लांट? हम किडनी ट्रांसप्लांट कब करवाएंगे? When mild proteinuria is detected during routine screening. Proteinuria means जब हमारे पास यूरिन में प्रोटीन आ जाएगा। कब आएगा प्रोटीन यूरिन में? अभी रिसेंटली जंतर मंतर, सोनम वांगचुक, क्यों डर गए थे डॉक्टर्स? बेसिकली आपके पास जो आपकी बॉडी है सबसे पहले बर्न करती है कार्बोहाइड्रेट्स, देन इट बर्न्स द फैट, और एंड में जब इसके पास कुछ नहीं बचता है तो ये अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करने लगती हैं। एंड इट मसल्स किससे बनी होती है? अल्टीमेटली प्रोटीन से। और जब आपकी प्रोटीन्स, दो कंडीशन है, या तो आपकी बहुत ज्यादा प्रोटीन हो रहा है, ठीक है, बट अगर आपकी बॉडी ब्रेक डाउन कर रही है इसको, तो बेसिकली आपके पास कीटोन्यूरिया भी आ जाएगा एंड स्टेज में। तो बेसिकली आपके पास वहां पे क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रोटीन आपके पास इसमें आने लगेगा। इसको कीटोन्यूरिया से भी रिलेट कर सकते हैं हम। चलिए, व्हेन यूरिन आउटपुट इज टेम्परली डिक्रीज ड्यू टू डिहाइड्रेशन, क्या बकवास चीज पूछ रहा है? यूरिन आउटपुट घट जाएगी ड्यू टू डिहाइड्रेशन की वजह से, तो पानी नहीं पी लेंगे वापस, तो किडनी ट्रांसप्लांट थोड़ी ना करने चले जाएंगे।
इन केस ऑफ एंड स्टेज रीनल फेलियर्स, डिजीजेस विद इरिवर्सिबल किडनी फेलियर, यस यहां पे करेंगे हम किडनी ट्रांसप्लांट। ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी इन्फेक्शन, नहीं सर यहाँ पे तो एंटीबायोटिक्स दे के हमारे पास चीजें वापस नॉर्मल हो जाएंगी। किडनी ट्रांसप्लांट कब करेंगे हम? जब एंड स्टेज मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, जैसे बात करते हैं शुगर पेशेंट्स में, एंड स्टेज में आपके पास मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक चले जाते हैं। नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी सबसे 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है हमारे पास। कौन कौन सी इसकी शुगर में? सबसे पहले आपके पास रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड नेफ्रोपैथी, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस। तो बेसिकली आपके पास मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड तक चला जाता है, तो उस टाइम पे आपके पास रीनल ट्रांसप्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Which type of apomixis involves the embryo development directly from the nucellar without fertilization? The development of fruit without fertilization is called as parthenocarpy। तो इसको तो यहाँ पे हटा देते हैं, बिकॉज हमारे से क्या पूछ रखा है? एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका तो आंसर बेटा सामने दिख रहा है, दैट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, इसमें पार्ट्स अदर देन एम्ब्रियो आर इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड। ठीक है, आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी? इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 या 5वां अगर आप निकाल के देख लेंगे, वहां पे हमने, अगर नहीं देखना है किसी ने, वीडियो रिवर्स कर लो, वहां पे इसका आंसर मैं बोल रखा है, ऑलरेडी बोल रखा है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया आपको कि हार्मोन से क्वेश्चन आएगा और कहां से क्वेश्चन आएगा ये भी बता रखा है। जब उस टाइम पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे मैंने बता दिया HCG का क्या फंक्शन है, आंसर आ गया यहाँ पे, इट रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन, ताकि आपके पास जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो मेंटेन रह सके। तो आंसर तो आपके पास सामने दे दिया इन्होंने यहाँ पे, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग that is HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन। कौन रिलीज कर रहा है? बेसिकली आपके पास बेसिकली जो प्लेसेंटा होता है, एम्ब्रियो होता है, वो रिलीज करता है इस हार्मोन को, ताकि आपके पास प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे। प्रोलैक्टिन क्या फंक्शन है इसका? रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, रिलीज ऑफ मिल्क। प्रोजेस्टेरॉन क्या फंक्शन है? प्रोजेस्टेरॉन हालांकि आपके पास प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, बट मेंटेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं आएगा, एस्ट्रोजन का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। चलिए भी अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज लीस्ट टॉक्सिक? आ गया वही सवाल। अभी मैंने 5 मिनट लगा के पहले, 2 मिनट पहले लगा के, आपके पास 10 मिनट लगा के इसी चीज को समझाया, तो अब भी इसका आंसर नहीं मिल पाएगा, तो वीडियो फिर से रिवर्स कर लो, दोबारा उस कॉन्सेप्ट को सुन लो, इसका आंसर आपको डायरेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। आपसे पूछ रखा है कि लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है और जिसको मिनिमम अमाउंट ऑफ ये चाहिए। मैंने बताया अमोनोटैलिक कौन होंगे? जो पानी में रहेंगे, तो अमोनिया तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक हुआ। यूरिया कौन एक्सक्रीट करते हैं? सर हम एक्सक्रीट करते हैं, हमें पानी चाहिए बट कम क्वांटिटी में चाहिए। सबसे कम कौन सा होगा? सर यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कहां पे होगा? यूरिक एसिड वाले आपके पास कौन से होंगे? रेप्टाइल्स, जो कि डेजर्ट्स में जाके रहेंगे, उनको सबसे कम पानी मिलेगा। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज यूरिक एसिड। क्रेटिनिन तो हमारे पास मसल्स का वेस्ट मटेरियल है, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इट विल बी अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द यूरिया। चलिए अगला क्वेश्चन। करेक्ट स्टीक्वेंट ऑफ ऑर्गन्स इन द फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये क्या वाहियात क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे DSSC वाले? हाँ जी, ये क्या वाहियात क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये तो 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा भाई। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का ऑर्डर पूछ रहे हैं भाई। हाँ जी जल्दी से बताएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द साइट ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कहां पे होती है हमारे पास? सर ओव्यूलेशन तो ओवरी से होती है। कहां पे रिलीज होता है? इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के भी कौन से पार्ट में? जल्दी से बताएंगे फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स। फैलोपियन ट्यूब, हाँ जी, फैलोपियन ट्यूब के बाद कहां जाएगा वो? सॉरी, ओवरी, ओवरी से बाद फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से कहां पे? यूट्रस एंड देन वेजाइना। ऑप्शन, ये तो चीज एक बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होके भी अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो फिर कुछ नहीं। चलिए
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन इन इन्फेंट्स कॉल्ड वेयर द पाइलोरिक स्फिंक्टर डज नॉट फंक्शन नॉर्मली। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि जब आपके पास जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा तो जब वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो आपके पास क्या होगा, तो बेसिकली ऑब्वियसली आपके पास मिल्क इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ये प्यारा क्वेश्चन है। अब ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन दिया इन्होंने। सबसे पहले बात करते हैं इंटेस्टाइनल एट्रीसिया। नहीं सर, इंटेस्टाइनल एट्रीसिया में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इंटेस्टाइनल एट्रीसिया बेसिकली आपके पास एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, दैट मीन्स इसमें क्या होता है, आपके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके कुछ एक पार्ट्स या तो बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाते हैं या तो फॉर्म ही नहीं होते, जिसकी वजह से आपके पास इंटेस्टाइन में हो जाती है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज हो जाएगी तो बेसिकली बंदे को क्या होगा, जो आपके पास बेबी होगा उसको आपके पास पासेज ऑफ स्टूल नहीं कर पाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा, अब स्टूल आपकी बॉडी ने वेस्ट मटेरियल तो निकालना है, तो वो स्टूल्स नहीं निकाल पाएगी, वो क्या करेगी, वो आपकी वॉमिटिंग करेगी। बट दिस इज नॉट द आंसर। GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स नहीं, ये कब होगा? देखो इसके लिए आपको डायग्राम बताता हूं मैं। यहाँ पे डायग्राम बताता हूं। ये मेरे पास स्टमक रहा, यहां पे मेरे पास होता है आपके पास गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, इसका फंक्शन क्या है? अब स्फिंक्टर का फंक्शन जहां भी होता है, स्फिंक्टर का एक ही फंक्शन है, दैट इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। अब आपके पास एक बार खाना स्टमक में आ गया, यहां पे आपके पास HCl के साथ मिक्स हो गया। अब इस स्फिंक्टर का फंक्शन है कि खाना आपका वापस ऊपर ना जाए। खाना अगर, क्योंकि स्टमक के पास तो आपके पास साइड में म्यूकस की कवरिंग है, इसोफेगस के पास तो कोई कवरिंग ही नहीं है। यहां पे आपके पास HCl ऊपर चला जाएगा तो आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ये अच्छे से नहीं काम किया, खाना ऊपर कब जाएगा, जब भी आपके पास गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर अच्छे से काम नहीं करेगा। ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपके पास HCl ऊपर जाएगा। ये HCl ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। एसिड रिफ्लक्स कॉमन भाषा में बोलते हैं ना, खट्टे डकार आ रहे हैं जी, खट्टे डकार आ रहे हैं जी, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। एसिड रिफ्लक्स, हमारा गला जल रहा है। गला क्यों जल रहा है? बिकॉज इसोफेगस के पास तो आपके पास म्यूकोसल लाइनिंग है ही नहीं। म्यूकोसल लाइनिंग नहीं है तो HCl उसको करोड कर रहा है, ठीक है। चलिए, बट आंसर तो नहीं है ये, बट इसी के साथ सर चलो कॉन्सेप्ट पता चल गया है। सी ऑप्शन हिस्पंगर डिजीज, नहीं सर ये भी नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है आपके पास, इसमें बेसिकली आपके पास जो स्टमक होता है उसके अंदर, हमारे पास बेबी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो बेबी होता है न्यूबॉर्न बेबी, उसके स्टमक में आपके पास अभी जो नर्वस सेल्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते। तो बेबी को नहीं पता चल रहा, बॉडी को नहीं पता चल रहा कि आपका स्टमक कब फुल है, कब मेरे को खाना आगे भेजना है, कब मेरे को वॉमिटिंग करनी है, कब मेरे को स्टूल्स पास आउट करने हैं। तो इट बेसिकली क्या करता है, आपके पास जो इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ पे स्टमक में, इन्फेक्शन हो जाएगा स्टमक में तो आपका स्टमक फूल जाएगा। इट्स अ डेंजरस डिजीज बट नॉट रिलेटेड टू द पाइलोरिक स्फिंक्टर। आंसर है इसका, दैट इज डी ऑप्शन, दैट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बेसिकली आपके पास पाइलोरिक स्फिंक्टर अच्छे से नहीं खुलेगा, आपका जो फूड है वो कहाँ नहीं जा पाएगा, इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। तो बेसिकली आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होगी, ठीक है, क्योंकि खाना आपका कहाँ पे रह रहा है, दूध कहाँ पे रह रहा है, स्टमक में रह रहा है, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर की वजह से आगे नहीं जा पा रहा है। चलिए, ये आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इसको हम देख चुके हैं ऑलरेडी पहले, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, this is a serious condition, clinical condition characterized by accumulation of urea and other nitrogenous waste product in the blood due to impaired kidney functions। हाँ जी, चलिए जल्दी से बताएंगे, बहुत आसान सवाल है। अभी हमने आई गेस 3-4 क्वेश्चन पहले, देखो हमेशा एक ही चीज बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एक ही जगह से उठ के आ रहा है। आपको 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये वाला, इस 20 क्वेश्चन में अगर बात करूं, क्वेश्चन कहां से आए सर, एक्सक्रीशन से आए, रिप्रोडक्शन से आए, तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे किडनी की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके डिसऑर्डर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे हमारे पास 20 में से 5 क्वेश्चन डिसऑर्डर्स पे आ गए, तो डिसऑर्डर्स तो जहां पे मिले उनको खा जाओ। चलिए, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। अब देखो क्या होगा, बेसिकली किडनीज बेसिकली आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर कर पा रही हैं। अब लेटेस्ट से वो फिल्टर नहीं कर पाएगी तो वो कहां पे रह जाएगा, वो सर ब्लड में रह जाएगा। उस स्टेज उसको क्या बोलेंगे, बहुत आसान सवाल है,
एनीमिया तो सर खून की कमी होता है, तो इसको तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। ग्लाइकोसूरिया, दो शब्दों से मिल के बना, ग्लाइकोस यानी कि ग्लूकोज एंड सूर्या, सूर्या मीन्स यूरिया, बेसिकली यूरिन में ग्लूकोज आना कहां पे होगा सर, डायबिटिक पेशेंट्स में होगा, बट ये तो यूरिन में आ रहा, हमसे कहां पूछा गया है सर, ब्लड में पूछा गया है, तो ग्लाइकोसूरिया तो यहां से कट हो जाएगा। हिमेटोयूरिया, हेमा नहीं है ये, हेमा से रिलेट नहीं करना है इसको, ये हेमा नहीं है, ये हीम है। हीम मतलब ब्लड, हीम मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, ठीक है। हिमेटोयूरिया मींस आपके पास जब यूरिन में आपके पास ब्लड आता है, तो ये आपके पास कब होगा, लेटे से आपको किडनी स्टोन्स है, वहां पे कोई एब्रेशन हो गया अंदर, तो आपके पास ब्लड में आपके पास स्टोन्स आ जाएंगे, सॉरी ब्लड में स्टोन्स नहीं आ जाएंगे, यूरिन में स्टोन्स आ जाएंगे। आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज यूरीमिया, दैट इज प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड एज यूरीमिया। हाँ जी, चलिए अभी अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लोरल इवोकेशन, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, इनिशिएशन ऑफ लीफ प्रोमोडिया ऑन द वेजिटेटिव एपेक्स, नहीं सर, अ फिजियोलॉजिकल कमिटमेंट ऑफ SAM टू द इनिशिएट फ्लावरिंग, हाँ जी सर, दिस शुड बी आवर आंसर। क्यों होता है बाद में बताता हूँ, पहले देखेंगे। टेम्पोरल मॉर्फोलॉजिकल अल्ट्रेशन ऑफ शूट एपेक्स, टेम्पररी थोड़ी ना होती है सर, मॉर्फोलॉजिकल अल्ट्रेशन तो आपकी परमानेंट होगी ना, आपका कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट हो गया, वो तो परमानेंट हो गया वहां पे। अ जेनेटिकली रिवर्सिबल स्विच इन फ्लोरल डेवलपमेंट, रिवर्सिबल कहां से होता है, ये तो इरिवर्सिबल होता है, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज फिजियोलॉजिकल कमिटमेंट ऑफ SAM टू इनिशिएट फ्लावरिंग। हाँ जी क्लियर है। चलिए तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आज हमने अपना पार्ट 3 कवर अप कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 एज वेल एज पार्ट 5, इसी के साथ आपका जो पहला फेज होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सेकंड पार्ट भी इसमें कवर अप करें, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर पार्ट 2 भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो सी यू गाइज इन अनदर वीडियो, हैव अ गुड डे गाइज, जय हिंद।